अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के जागो नागरिक जागो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। संसद ने 21 सितंबर को दिवाला और दिवालियापन कानून बिल 2020 को मंजूरी दे दी है ताकि कोर्ट के तहत कोविड-19 प्रभावित कंपनियों को इंसॉल्वेंसी से बचाया जा सके। वैश्विक कोविड-19 महामारी और इसके परिणामी लॉकडाउन का भारतीय नागरिकों के व्यवसाय पर आर्थिक प्रभाव पड़ा है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आईबीसी और इसके सहायक प्रक्रियाओं पर कई बदलाव किए, जिनसे व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में दिवाला और दिवालियापन संहिता केवल तभी चालू होती है जब न्यूनतम 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट हो। क्या है मौजूदा प्रावधान, आइए जानते हैं। धारा 7 यह वित्तीय कर्जदाता को डिफॉल्टर्स के खिलाफ दिवालिया प्रावधान शुरू करने का अधिकार देता है। धारा 9 यह संचालन कर्जदाताओं को डिफॉल्टर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन का अधिकार देता है। धारा 10 यह डिफॉल्ट करने वाली कंपनी को कॉर्पोरेट दिवालिया प्रक्रिया में जाने के लिए आवेदन का अधिकार देता है। इंसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक विशेष इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क को इंसॉल्वेंसी कोड की धारा 240A के तहत अधिसूचित किया जाएगा। महामारी की स्थिति के आधार पर दिवाला कार्यवाही की नई शुरुआत का निलंबन 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दिवालिया कानून में संशोधन करते हुए कोविड-19 से संबंधित ऋण को डिफॉल्ट की परिभाषा से बाहर किया गया है। नया क्लॉज धारा 10A समाहित किया गया है। अब जानते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP को क्यों निलंबित किया गया है। CIRP निलंबन का उद्देश्य कंपनियों को EMI, लंबी अवधि के ऋण प्रीमियम, व्यापार ऋण, मजदूरी, परिचालन देय राशि जैसे कि बिजली के बिलों की आपूर्ति, कच्चे माल की आपूर्ति आदि के भुगतान न कर पाने से मजबूर होने से रोकना है। यह संशोधन मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के खिलाफ बढ़ते हुए दिवालियेपन को रोकने के लिए है, जो कि लॉकडाउन की वजह से प्रभावित है। आईबीसी की धारा 7, 9, 10 में बदलाव से कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के तहत कंपनियों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों से संकेत मिलता है कि सरकार ने उन कंपनियों के अस्तित्व को वरीयता दी है जो कोविड-19 के कारण डिफॉल्ट हो सकती हैं। CIRP कार्यवाही का निलंबन निश्चित रूप से कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक होगा। ज्यादातर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आमतौर पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है कि जिन ऋण खातों को अगस्त 31 तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA घोषित नहीं किया गया था, उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें अगले आदेश तक NPA घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अब जानते हैं क्या होता है NPA। गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऋण या अग्रिम राशि है जिसके लिए मूल या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए ओवरड्यू रहा हो। लंबे समय तक भुगतान न करने के बाद ऋणदाता उधारकर्ता को किसी भी संपत्ति को लिक्विडेट करने के लिए मजबूर करता है जो ऋण समझौते के हिस्से के रूप में गिरवी रखी गई है। यदि कोई संपत्ति गिरवी नहीं थी तो ऋणदाता संपत्ति को खराब ऋण के रूप में लिख सकता है और फिर इसे किसी एजेंसी को छूट पर बेच सकता है। राहत वाले क्षेत्र MSME सेक्टर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वस्तुतः सभी भारतीय क्षेत्रों की रीढ़ हैं और अक्सर विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों में संलग्न हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख चालक भी हैं। नेताओं से लेकर विशेषज्ञों और उद्योग निकायों तक सभी ने सरकार से MSME क्षेत्र को राहत देने के लिए अपील की है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30% से अधिक योगदान देता है। भारत में पहली बार NPA MSME के लिए धन की घोषणा की गई है, इसलिए MSME संभवतः NPA के कलंक से बाहर हो सकते हैं। यह मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके कारण कई व्यवहार्य NPA MSMEs इस धन को प्राप्त करने के बाद नए मानक वर्गीकरण के साथ इसका लाभ उठा सकेंगे। दिवालियापन संहिता IBC की शुरुआत सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार के रूप में भारत में ऋणदाताओं को अधिक राहत देगी। परिसमापन के दौरान संपत्ति आय का विवरण करते समय
संहिता प्राथमिकता का क्रम प्रदान करती है। परिसंपत्तियों को इस क्रम में वितरित किया जाएगा। सुरक्षित लेनदारों को उनके संपार्श्विक मूल्य के बजाय उनकी पूरी बकाया राशि प्राप्त होगी और असुरक्षित लेनदारों की व्यापार लेनदारों पर प्राथमिकता होती है और सरकार का बकाया असुरक्षित लेनदारों के बाद चुकाया जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ एनसीएलटी सहायक प्राधिकारी होगा जो सीमित कंपनियों और एलएलपी के लिए दिवालिया प्रस्ताव को लेकर निर्णय करेगा। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी व्यक्तियों और अनिगमित संस्थाओं के लिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को लागू करेगा। रिजोल्यूशन प्रक्रियाएं लाइसेंस प्राप्त इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स द्वारा संचालित की जाएंगी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियों के सदस्य हैं। आईपीए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के तहत कंपनी के एसेट्स के बराबर परफॉर्मेंस बॉन्ड भी देगा। अब जानते हैं एनपीए से बचने के लिए क्या करें। जैसे ही कोई ऋण या अग्रिम एनपीए होता है तो उसे तुरंत हल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, अन्यथा बकाये पर लगने वाले ब्याज की वजह से एनपीए तेजी से बढ़ता है। जो भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी एनपीए की कैटेगरी में आती है तो उसे बैंक से मिलकर और बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। बैंक के पास ऐसे विकल्प होते हैं जिन पर आप सहमत हो सकते हैं, जैसे कि वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस। बैंक उधार लेने वाली पार्टी की वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं और उन्हें ऋण के एक मुश्त निपटान का विकल्प देने का निर्णय ले सकते हैं। बैंक उधारकर्ता के लिए एक निश्चित राशि को माफ कर सकते हैं। यह सुविधा केवल केस टू केस आधार पर ही उपलब्ध है। ऋण का पुनर्गठन। यदि उधारकर्ता को हर महीने ईएमआई राशि की भुगतान करने का बोझ महसूस होता है तो बैंक अपने ऋण के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, जो अंततः मासिक किस्त कम कर सकता है। इसके अलावा वे उधारकर्ता को ऋण की राशि का भुगतान एक बार में करने की अनुमति दे सकते हैं यदि उनकी वित्तीय स्थिति में भविष्य में कभी भी सुधार होता है। विशेष परिस्थितियों में जुर्माना भी माफ कर सकते हैं। भुगतान को कुछ समय के लिए टालना। जब उधारकर्ताओं को लगता है कि वे निकट भविष्य में ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो वे मदद के लिए बैंकों के संपर्क में आ सकते हैं। ऐसे मामलों में बैंक अपनी किस्तों में किसी विशेष समय के लिए स्थगित करने पर विचार कर सकता है, जब तक कि उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं हो जाती। यह निश्चित रूप से बैंकों पर निर्भर करता है कि वे जुर्माना लगा सकते हैं या नहीं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर से किसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।